हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने हाफ ईयरली के फिजिक्स के एग्जाम में बेटर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आपको उसके लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो आप 11th में भी हो सकते हैं, आप 12th में भी हो सकते हैं। तो मैं दोनों क्लास की स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा साइड बाय साइड, क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं होती है, दोनों के रिसोर्सेस अलग अलग यूज करने पड़ते हैं। फिर स्कूल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं जिनका सीबीएसई का एग्जाम आता है, कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में होते हैं जो जहाँ के टीचर्स खुद एग्जाम बनाते हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स है। बट जनरली मैं ऐसी एडवाइस नहीं देता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करें। क्यों? क्योंकि सबका जो स्टेटस है, सबका जो हाल है, कंडीशन है, वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा हमारा एक बेडरूम में रहता है, वही उसका क्या कहते हैं किचन भी होती है, हर चीजें होती हैं। फिर कई बार कई बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है, तो वहाँ कुछ चीजें सही नहीं होती है, मतलब कि वो थोड़ा मेंटली परेशान रहता है। ठीक है नहीं, कुछ बच्चे इतनी फैसिलिटीज में रहते हैं कि एसी वेसी में चालू करके सो जाते हैं। ठीक है नहीं, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, वक्त गुजर जाता है ना टीवी देखते हुए, गेम खेलते हुए। तो सबके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है। फिर भी मैं इसे जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेरिवेशन पे बच्चों। डेरिवेशन जो है हमारा एक की एस्पेक्ट है, चाहे वो 11th क्लास में हो आप या 12th क्लास में हो। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अगर आपको कंसेप्ट भी समझने हैं तो डेरिवेशन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। अब अगर आप 12th में हो तो मैं पहले बता दूं, अब जैसे लेवल इंक्रीज हो गया है और मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूं कि कैसा भी लेवल आ जाए एग्जाम का आपको दिक्कत ना हो। लास्ट ईयर बहुत सारे यूट्यूबर्स में ह्यू एंड क्राई हुआ कि सीबीएसई ने ऐसा कर दिया, टफेस्ट एग्जाम इन हिस्ट्री आ गया, ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरे किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो उसमें तो दिक्कत आई, बट मैंने टेस्ट इतने अच्छे लेवल के लिए थे कि हमने सब डिस्कस करा था। ठीक है नहीं, तो हम उसे जो हमने लास्ट ईयर सीखा है उसे ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज डेरिवेशन में आते हैं। तो 12th क्लास में तो अब डेरिवेशन का वेटेज 10 to 12 मार्क्स का रह चुका है। ठीक है नहीं, इससे ज्यादा का नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर भी 12 मार्क्स की ही डेरिवेशन की वेटेज थी, जो दिल्ली में पेपर हुआ था सीबीएसई का। दुबई के पेपर में भी ऐसा ही था, गल्फ कंट्रीज के। ठीक है ना, सीबीएसई के स्कूल्स वहां भी है। दूसरी चीज, 11th में जो आपका वेटेज होगा डेरिवेशन का, वो जनरली अभी तक 20 से 25 मार्क्स का रहता था। बट मेरी एनालिसिस ये कहती है कि इस बार इसे भी रिड्यूस करा जाएगा, 11th में भी इसके वेटेज को रिड्यूस करा जाएगा और वो कहीं 15-17 मार्क्स के बीच रह जाएगी, 25 मार्क्स तक टच ना करे। डेरिवेशन में एक तो आपको लगता है कि वो आपको बोले, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है साहिल, तो बोले कि साहिल आप इसे डिराइव करके हमें दिखाइए। ऐसा नहीं होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि स्टेट, प्रूव, शो, ऑब्टेन, डिड्यूस, डिराइव। ऐसे कीवर्ड्स अगर आते हैं तो वो डेरिवेशन का पार्ट है। ठीक है ना, आपको से करना है। तो सारी आपको जितने भी आपने अभी तक चैप्टर्स पढ़ लिए हैं या जितने चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनकी आपको डेरिवेशन सारी अच्छे से तैयार करनी है। चाहे 11th में हो आप या 12th में हो। 11th में तो बहुत ज्यादा फोकस करना है डेरिवेशन पे, और 12th में हो तो भी करना, बट उसकी वेटेज उतनी नहीं रहेगी। हाफ ईयरली में आ जाए सीबीएसई के एग्जाम में, बट फाइनल पेपर जो आएगा फिर से वो अच्छे लेवल का ही आने वाला है। अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज पे। 12th वाले ध्यान से सुनिए आप एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज में बेटा आपको नीट के पीवाईक्यूज करना मस्ट है। कि सर नीट के पीवाईक्यूज, हम तो 12th में हैं, हम तो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो तो हमने ड्रॉपर में करने का सोचा है। नहीं नहीं, अभी आपको नीट के पीवाईक्यूज करने होंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारा डाटा बनाया था, बट टाइम नहीं मिला उसने अरेंज करने का। तो मैं एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे शो करूंगा 12th वाले बच्चों के लिए। ये देखिए बेटा, उस समय तो नीट नहीं होता था, एआईपीएमटी होता था। ये दिशा की बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है लेके फोटो का। ये देखिए आपका ये एआईपीएमटी का सवाल है 90s का, है ना। तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, बहरहाल ये है। और ये आपका जो क्वेश्चन आया बेटा, ये 8th क्वेश्चन जो है, हमारा स्टाइलस कहाँ है, हमारा ये स्टाइलस, हालांकि इससे राइटिंग अच्छी नहीं आती है, बट फिर भी ये देखिए आपका 8th क्वेश्चन जो है ये वाला, और आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डाटा चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। आप देख सकते हो ये है एआईपीएमटी का, और ये है आपका नीट का जो 2024 में आया था। ठीक है नी, 2025 में भी कई क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें डाटा भी चेंज नहीं हुआ था। तो नीट के पीवाईक्यूज करना आपके लिए अब एक मस्ट हो चुका है 12th वालों। 11th में भी आपको अब नीट के पीवाईक्यूज टच करने होंगे, क्योंकि मुझे यही लगता है कि इस साल ये 11th का भी लेवल इंक्रीज कर देंगे।
ठीक है ना, और वो हो जाता है अगर आप फ्लो में पढ़ रहे हो, चैप्टर्स कवर कर रहे हो, लगातार उसके पीवाईक्यूज करो तो हो जाता है। ये नहीं कि जेई के लिए है कि आपको कुछ अलग से कुछ मैथमेटिक्स न्यू सीखनी पड़ेगी, ठीक है नहीं, बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको नीट के पीवाईक्यूज करने जरूरी है एमसीक्यूज के लिए 12th वालों। और 11th वाले पहले तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी करने के बाद आप पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है नहीं। और पीवाईक्यूज देखिए वैसे बुक्स नहीं मिलती है जैसे 12th में मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके सपोर्टिंग मटेरियल में एमसीक्यूज होते हैं 11th क्लास के लिए, वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं, उनसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब ये एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं हम एजर्शन रीजन में। मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जो आपके 90 परसेंटेज में डेंट डाल सकता है या 95 प्लस में डेंट डाल सकता है जिस टाइप के क्वेश्चन, वो है एजर्शन रीजन। क्यों? एजर्शन रीजन बच्चा वही कर पाता है जो क्लास में प्रॉपर अटेंटिव होता है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जैसे मेरे दो स्टूडेंट है, एक है रवि और एक है बरीर। तो ये रवि और बरीर आपस में इतनी बातें करते हैं दोनों कि इनका अटेंशन बातों में ही रहता है ना, थ्योरी में क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, उस पे नहीं रहता है। तो जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा हो, वो जो बोल रहा हो, क्योंकि हर चीजें बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती, जब आपको वो थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपको अटेंटिवली सुनना होता है, क्योंकि तभी आप एजर्शन रीजन को क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद रिसोर्स का यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे बच्चों एनसीईआरटी के, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो सबरी होती है 12th में, जैसे पॉइंट्स टू पॉइंटर होते हैं, उन्हें आपको पढ़ना और डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तभी आप सारे एजर्शन रीजन को टैकल कर पाएंगे। ये 11th वालों को समरी पढ़नी है और 12th वालों को समरी के साथ जो पॉइंट्स टू पॉइंटर है उन्हें पढ़ना है, तब आप अपने एजर्शन रीजन को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ये बात हो गई। अब जो न्यूमेरिकल्स है वो कहां से करेंगे, तो 12th वालों को सबसे पहले जरूरी है एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स करें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स डन करने के बाद आपको पीवाईक्यूज करनी है। अब पीवाईक्यूज के लिए अलग अलग बुक मार्केट में अवेलेबल है। मुझे जो पसंद है पर्सनली, जिसे मैं पसंद करता हूं, वो है एमटीजी। एमटीजी की आप पीवाईक्यू ले सकते हैं 10 ईयर की, और उसे आप पूरा सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसमें आपके बाद फिर खुद का भी सेक्शन होता है कि खुद अपनी कैपेबिलिटीज को चेक करने का, उसे भी करना जरूरी है, ठीक है ना। और केस बेस्ड स्टडी के लिए आप एक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, selfstudy.com। वहां से आप अपनी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, केवीएस केंद्रीय विद्यालय का एक पूरा आती है, बुक्स ही आती है, उसमें केस बेस्ड और भी क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से केस बेस्ड स्टडी को आप देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और 5 मार्कर्स के लिए आपको क्या, डेरिवेशन आनी चाहिए। और क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि वो कुछ पार्ट्स में होते हैं, ठीक है ना। तो अब वहां पे कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि मान लीजिए डाइपोल है, डाइपोल में कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है नहीं, हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करते हैं, फिर उस पर टॉर्क भी डिस्कस करते हैं। तो वो कंसेप्ट जिसमें उसके कई सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है हमें, उस टॉपिक के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, वही ज्यादातर चांसेस होते हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं। खास करके अगर आप 12th में है तो आपका रे ऑप्टिक्स तक आएगा भी, बट रे ऑप्टिक्स तक किसी का भी सिलेबस हाफ ईयरली में पूरा नहीं होता है। फिर भी आप रे ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला, इन्हें टच करना जरूरी है। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन आएगा बच्चों आपके पास, या तो वो कैपेसिटर से आएगा या तो वो रे ऑप्टिक्स से आएगा, ठीक है नहीं, इन्हीं दोनों से टफ क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप 11th में आ गए हो, तो केस बेस्ड स्टडी में सबसे ज्यादा चांसेस जो आपके पास आने के होते हैं, वो कौन से चैप्टर है, हाफ ईयरली की बात कर रहा हूं मैं, वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है नहीं, इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम, और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है उसे अच्छे से कर लेंगे आप, और पोटेंशियल एनर्जी के एस्पेक्ट को कर लेंगे, तो यहीं से ज्यादा चांसेस है कि आपका केस बेस आए। या फिर आपके जो सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स होती है, उसमें जो लेवल रोड और बैंक रोड पे जब कार चल रही होती है तो उसकी ऑप्टिमल स्पीड वाले जो कंसेप्ट है आपके, वहां से भी केस बेस स्टडी आने के चांसेस होते हैं। तो आप जब इन सबको कर लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। और वन शॉट की तरफ जो कुछ बच्चे भागते हैं, तो वन शॉट आपको इस तरीके से हेल्प नहीं करेगा कि आपकी स्टार्टिंग जीरो से हो रही है। वो तब हेल्प करेगा जब आपको कुछ ना कुछ आता हो, आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हो, फिर वो रिवीजन के लिए बेटर होते हैं। मैं भी वन शॉट डालूंगा, बट वो मैं 3 शॉट्स में डालूंगा, अलग अलग पार्ट में, कि थोड़ा और अच्छे से हम उसे देख सके। हालांकि इसमें हमारा पेस फास्ट रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं बीच में छोड़ दूंगा, आपको अप्रोच बताकर पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको करना है। आप लोग क्या सोचते हैं, वन शॉट देख लिया मतलब
अगर कोई वन शॉट है 6 आवर का, तो 6 आवर में कंप्लीट नहीं होता है। वो 6 आवर की हमने रिकॉर्डिंग करी है, आपको उसे कंप्लीट करने में 8 to 9 आवर्स लग जाएंगे। वो भी जब आप ऑनेस्टी से करेंगे, ठीक है नहीं? वरना तो आप उसे 4 आवर में 2x की स्पीड में करके देख लिया, अरे हाँ हाँ ये तो ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे हो जाएगा। तो देखने से सब लगता है हो जाएगा, बट जब आप करने बैठते तो आप देखते हैं मल्टीप्लाई में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है नहीं? डिवीजन में भी दिक्कत आ रही है, फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे। हाँ ऐसा कुछ तो था, बट क्या था वो याद नहीं आ रहा। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है, तो प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट फिर भी आपको मोटिवेट रहना है, हताश नहीं होना है, ठीक है नहीं? अगर आप हताश हो गए, ठीक है नहीं, आप निराश हो गए, तब तो आपको जो आता होगा आप वो भी भूल जाएंगे, ठीक है नहीं? आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, ठीक है नहीं? और खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है कि अरे उसने तो इतने मॉड्यूल्स कर लिए मेरे दोस्त ने, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, ठीक है नहीं? ये चीजें नहीं देखनी, उसकी प्रिपरेशन उसके लिए, हमारी प्रिपरेशन हमारे लिए है। अपने पे फोकस करना, अपने को रोज दिन ब दिन बेटर करना है। और एक और जो बहुत जरूरी एलिमेंट है, वो है बेटा आपका, क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल कैसा जी रहे हैं अभी आप, है ना? नींद अच्छे से लेनी है, रात रात तक आपको जागना नहीं है। कुछ लड़के होते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं, वो गेम नहीं खेलना है। जैसे कि अभी एक ट्रेंड आ गया है, लड़के वो साड़ी पहन के जो जेमिना वगैरह कर रहे हैं, इन सब चीजों से दूर रहे। अपने स्नैपचैट स्ट्रीक को टूट रही है, टूट जाने दे, वो ना देखे, ठीक है नहीं? इंस्टाग्राम पे आप रील्स स्क्रॉल ना करें, आपका ब्रेन और रोट होगा, ठीक है नहीं? आप स्केप करना चाहेंगे टेंशन से, आप इनकी तरफ जाएंगे, वो आपका और टाइम कंज्यूम करेंगे। और हेल्दी खाना खाए, ठीक है ना? अभी आप जंक फूड से दूर रहे, ठीक है नहीं? ये आपके कंसेंट्रेशन को और डिक्रीज करता है। डार्क चॉकलेट आप थोड़ी बहुत खा सकते हैं, ठीक है नहीं? और वेजिटेबल्स को आपको कंज्यूम करना है, हेल्दी खाना खाना है, ठीक है नहीं? जिससे आपका ब्रेन भी शार्प रहे। और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को यूज करना है। जैसे कुछ होते हैं, मैं 5 बजे से पढ़ने बैठूंगा, अब अगर वो 5 बज के 10 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गए, तो अब मैं 5:30 से बैठूंगा। ये राउंड ऑफ वाला पता नहीं कहाँ से बच्चों के दिमाग में आया। मैं भी अपने टाइम में करता था कि नहीं इतने टाइम से बैठेंगे, टाइम मत देखो, आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है नहीं? जिस दिन आप एक दिन इसको सिर्फ फॉलो कर लीजिए, आपको फिर खुद इतना अच्छा फील गुड होगा ना कि आप फिर इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। बाकी हम वन शॉट अब स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन से पहले हम वन शॉट स्टार्ट करेंगे, फिर हम फर्दर चैप्टर्स पर जाएंगे। फिर जो हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद हम डिटेल लेक्चर्स भी लेंगे, जिसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे 11th के भी टॉपिक्स को और 12th के भी टॉपिक्स को। थैंक यू।